कि जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास बेसिकली मैं आप लोगों को जब प्रैक्टिस करवाता हूँ तो वो सभी ग्रुपों में लिंक डालता हूँ। कारण ये है कि ये सोशल वर्क के पेपर होते हैं, सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर होते हैं और क्रिमिनोलॉजी के कहीं ना कहीं क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वजह से मैं सभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, है ना। कारण ये है कि हो सकता है किसी भी एग्जाम में आ जाए आप लोगों से, है ना। तो बेसिकली ये जो यूनिट है, अगर हम बात करें 10 यूनिट, एक 10 यूनिट है और वो 10 यूनिट आधारित है समाजकार्य के क्षेत्र अभ्यास पर। बेसिकली वहां जो संबंध है सामाजिक प्रतिरक्षा को लेकर। अब सामाजिक प्रतिरक्षा के अंतर्गत कुछ अधिनियम आते हैं, है ना, कुछ कानून आते हैं, कुछ न्याय आते हैं, तो उन पर आज हम लोग बात करेंगे। हालांकि ये क्लास का जो टाइम है यूजीसी नेट का, वह यूजीसी नेट का जो समय है वो शाम को 7 to 8 PM है क्लास, और ये 7 to 8 PM में ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं जो मैं आप लोगों को यहां पर प्रश्न दिखा रहा हूं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रश्न समझ नहीं आता है, कोई शब्द समझ नहीं आता है, तो आप बोल सकते हैं अनम्यूट होके कि आप प्लीज हमें समझाएं, मैं वहां पर समझाऊंगा। दूसरी बात, जहां आपको लगे कि यह इंपॉर्टेंट तथ्य है, जहां मैं आपको कहूंगा कि यह आईएमपी है, आप इसको नोट कर ले, चाहे वो डीएसएसबी के स्टूडेंट हो, चाहे वो एमपीपीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे वो यूजीसी नेट के स्टूडेंट हो, उससे प्लीज आप केयर करिएगा, क्योंकि मैं वैसे प्रश्नों को जरूर कहीं ना कहीं देखा होता हूं। तो यहां तो बेसिकली जो ये प्रश्न मैंने अभी शुरुआत में लिया है, ये जुलाई 2018 का सोशल वर्क का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको एक प्रश्न मिलता है, और वह प्रश्न है कि आपराधिक कानून डैश के अंतर्गत आता है और यह न्याय का एक सिद्धांत है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि न्याय के कुछ सिद्धांत हैं, और वो 4 ही टाइप के सिद्धांत है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ज्यादा टाइप के नहीं है, केवल 4 ही टाइप के हैं, और अभी मैं आपसे बात भी करता हूं वो 4 टाइप कौन कौन से हैं। पूनम, आप क्लास को देर से ज्वाइन करते हो, प्लीज आप क्लास को समय पर ज्वाइन किया करो। कल भी आप कह रहे थे कि सर आप ग्रुप में मैं पहले ज्वाइन कर रही थी, आप ज्वाइन नहीं हुए, है ना। तो ये गलत बात है ना, टाइम पे ज्वाइन किया करो। फिर कहता है कि यह न्याय का एक सिद्धांत है जो अपराध के प्रति नैतिक रूप से स्वीकार और अनुपातिक दंड पर विचार करता है। 4 ऑप्शन, एक है सुधारात्मक, दूसरा है वितरणकारी, तीसरा है प्रक्रियागत न्याय, और चौथा है प्रतिक्रियात्मक। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये आया कहां से सवाल। ये बेसिकली थ्योरी है, और थ्योरी 4 होती हैं। चारों थ्योरी का नाम मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक का नाम है निवारणात्मक, एक का नाम है निवारण सिद्धांत। तो जब पेपर में सवाल पूछता है, कहता है दंड का सिद्धांत बताइए, या आपसे कह दे कि न्याय का सिद्धांत बताइए, तो 4 आते हैं। एक है निवारण का सिद्धांत या निवारक सिद्धांत बोलते हैं, दूसरा होता है निरोधात्मक, निरोधात्मक सिद्धांत, तीसरा जो होता है वो होता है प्रतिकारी, प्रतिकारी, प्रतिकारी सिद्धांत, और चौथा जो होता है वो आता है आपका सुधारात्मक, सुधारात्मक। बट इस सवाल का जो जवाब है, सवाल सिंपल सा कहा कि जो अपराध के प्रति नैतिक रूप से स्वीकार अनुपातिक दंड पर करे। अब ये बातें तब आपको पता चलेगी जब इन चारों का मतलब समझ जाएंगे, है ना। तो चारों का मतलब बड़े ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिएगा, कीवर्ड के रूप में आप नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, जो हमारे सामने एक निवारण का सिद्धांत है, देखिए यह निवारण का सिद्धांत ना, अपराधी को इस दृष्टिकोण से दंड दिया जाता है कि अपराधी द्वारा इस प्रकार के अपराधों को दोहराया ना जा सके। यानी अपराधी को इस तरीके से दंड दिया जाएगा कि वह अपराधी दोबारा दंड ना करे। यह निवारण का सिद्धांत में बात कर रहा हूं, और इस प्रकार के दंड में आजीवन कारावास और मृत्यु दंड भी शामिल है। खासकर अगर मैं बात करूं निवारण का जो सिद्धांत है, बड़ा फेमस है एक एग्जाम्पल, बाल विवाह को रोकने के लिए दंड। पेपर में सवाल बनता है, कहता है बाल विवाह निवारण अगर आपको करना है तो इसके लिए कौन सा न्याय लगेगा, तो आप सीधा कहिएगा कि जो है निवारणात्मक या निवारण सिद्धांत लगेगा। उम्मीद करता हूं कि ऑप्शन ए से आप लोग रूबरू हो गए हैं, और ये ऑप्शन ए बेसिकली, सॉरी ऑप्शन ए कह रहा हूं, यहां पे जो ए पॉइंट लिखवाया मैंने निवारण का सिद्धांत, इससे अगर सवाल बनेगा तो आप लोग क्लियर हो जाएंगे। और यहां पर ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, यहां पर इस तरीके का कोई ऑप्शन में अभी बात नहीं की गई है, ना ही इस क्वेश्चन में बात की गई है।
दूसरा दूसरा कहता है निरोधात्मक सिद्धांत। निरोधात्मक सिद्धांत, इसका मतलब क्या है समझिएगा। प्रिवेंशन इसको कहते हैं इंग्लिश में, है ना, और डिटरेंट थ्योरी जो होता है वो निवारण को बोलते हैं। और निरोधात्मक को बेसिकली अगर हम जब बात करते हैं तो इस प्रकार के दंड में, ठीक है, अपराधी को इस दृष्टिकोण से दंड दिया जाता है, इस दृष्टिकोण से दंड दिया जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा जो है निरोधात्मक, है ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग प्लीज। तो इस निरोधात्मक सिद्धांत के अंतर्गत ना अपराधी को इस दृष्टिकोण से दंड दिया जाता है कि अपराधी द्वारा इस प्रकार के अपराधों को दोहराया ना जा सके। मतलब अपराधी के द्वारा, देखो इसमें भी वही प्रक्रिया कहीं ना कहीं चीजों को रिलेट कराती है, परंतु जीवन के बदले जीवन, सॉरी यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है आपको कि अपराधी द्वारा इस प्रकार के अपराध जो है दोहराया ना जा सके। और दंड में अगर हम जिक्र करते हैं तो गंभीर प्रकृति को दर्शाता है निरोधात्मक। किसको दर्शाता है? गंभीर प्रकृति को दर्शाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार ना अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को इस दृष्टिकोण से दंड दिया जाएगा कि अन्य अपराधियों को चेतावनी दी जाने, अन्य अपराधियों को चेतावनी दी जाने के लिए, यदि ये इस प्रकार के अपराध करेंगे, यानी जिसने जो अपराध किया है ना, यदि वे इस प्रकार के अपराध करेंगे तो उन्हें यही दंड दिया जाएगा। कौन सा दंड? गंभीर दंड। तो गंभीर प्रकृति के अनुरूप होता है। अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को इस दृष्टिकोण से दंड दिया जाता है कि अपराधियों को चेतावनी दी जा सके। एक प्रकार से आप उनको वार्न करते हैं। यहां पे अत्यधिक बेसिकली अगर हम बात करें तो यह जो इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है, व्यक्ति को दंड के रूप में मृत्यु दंड देने के परिप्रेक्ष्य में अगर प्रक्रिया होती है तो भी यह जो है निरोधात्मक दंड दिया जाता है। अगर गंभीर दंड रहेगा तो जाहिर सी बात है मृत्यु दंड दिया जाएगा। जिसे आपने यहां जो देखा निवारणात्मक में, वो ये था कि ताकि वो दोबारा ना करे, और बाल विवाह को रोकने के संबंध में था, तो अपराधों को दोबारा ना किया जा सके। दूसरे वाले में क्या था निरोधात्मक में? ये बेसिकली क्या था कि एक प्रकार से उसको चेतावनी दी जा रही थी। तो ऑप्शन में आपको रिलेट कराएगा भाई चेतावनी दी जा रही कि नहीं दी जा रही है ना, कि दंड को दोबारा ना हो सके, दंड दोबारा ना हो सके तो दूसरे वाले में भी आ जाएगा सिद्धांत में, है ना। तो एक बार जरा मुझे बताइए कि निवारण और निरोधात्मक सिद्धांत आपको क्लियर हो गए हैं कि नहीं हो गए? अगर दिक्कत है तो अभी फिर से पूछ लीजिए, मैं एक एक लाइन में बता दूंगा, एक एक लाइन में बता दूंगा। एक एक लाइन बता दीजिए। एक एक लाइन में सुनिए। अगर मान लीजिए कि कोई अपराध गंभीर तरीके से उसने किया है, गंभीर प्रकृति से आधारित है, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, उसके बेस पे उसको दंड दिया जाएगा गंभीर तरीके के। गंभीर अपराध, मान लो मर्डर कर दिया तो थोड़ी ना इसको भाई चेतावनी दिएगा भाई अगली बार मर्डर मत करना, ऐसा कर नहीं सकते हो, फिर तो दंड देना, वहां पर मृत्यु दंड हो सकता है उसको, है ना। तो कहने का भाव यह है कि एक प्रकार से चेतावनी देने की बात करेगा, ये पहला पॉइंट रहेगा इसमें। दूसरा पॉइंट रहेगा अगर गंभीर अपराध करेगा तो उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। यह आपका किसको रिलेट कराएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये निरोधात्मक सिद्धांत को रिलेट कराएगा। निवारण में क्या होगा? निवारण में जब आता है प्रक्रिया की ये ऐसा दंड दिया कि ताकि वो दोबारा करे ही ना करे, तो इसमें पक्का जाहिर सी बात है पूरी चुनौती दी जाती है कि भैया चुनौती ना कहकर आप ये कहो कि ये दंड दोबारा होना ही नहीं चाहिए। और इसका एग्जांपल जो है बाल विवाह है, बस ये दूसरे का। तीसरा एक है प्रतिकारी। प्रतिकारी यही है, प्रतिकारात्मकता बोला जाता है इसी को, ऑप्शन 4 को। अगर मैं आपसे बात करूं, यह जो दंड है प्रतिकार के सिद्धांत में दिया जाता है, अर्थात जीवन के बदले जीवन, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत आदि इस प्रकार के क्रूर दंड दिया जाता है। इस प्रकार का दंड जो होता है ना, वैज्ञानिक रूप से रोग का उपचार नहीं करता है, बल्कि आपराधिक जो मनोवृत्तियां होती हैं, जो अपराधों के कारण होते हैं, उसके अध्ययन पर बात करता है ये। तो प्रतिकारात्मक यहां कहा इसने कि नैतिक रूप से स्वीकार अनुपातिक दंड पर आधारित हो, अनुपातिक दंड के रूप में आधारित हो, तो वह परिपेक्ष आपका ऑप्शन डी, यहां पर करेक्ट ऑप्शन डी होगा। और एक होता है आपका सुधारात्मक, मतलब अपराधियों को सुधारना ताकि उन्हें अपराध को दोहराने से रोका जा सके। जीवन के प्रति उनकी जो रुचि है, उस रुचि में धीरे धीरे वैज्ञानिक रूप से क्या करना है, सुधार लाना है। और यह भी बाल कल्याण गृह
की बात करें तो उसमें, किशोर अपराधियों की बात करें उपचार में, तो उसमें ये जो यूज किया जाता है सुधारात्मक दंड या सुधारात्मक न्याय। ये 4 टाइप के होते हैं। प्लीज इन चारों टाइप को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो पेपर आपके साफ शब्दों में कहेगा, क्वेश्चन में खुद कहेगा कि स्वीकार अनुपातिक के रूप में, या आपसे कहेगा दांत के बदले दांत, ठीक है, या आपसे कहेगा आंख के बदले आंख, इस तरीके की प्रक्रिया हो रही है तो प्रतिक्रिया या प्रतिकारात्मक, तो जैसे हम अपोजिट वाले के जिस तरीके का उसने वो किया, अपराध किया, उस टाइप का उसको दंड मिल रहा है। ठीक है, तो प्रश्न साफ रहेगा। जैसे यहाँ पे तो नैतिक रूप से दिया, तो नैतिक रूप वाला भी आप कीवर्ड याद रख सकते हैं, नैतिक रूप से जो स्वीकार के रूप में, अनुपातिक दंड के रूप में। अच्छा, यहां यह समझ लेना जरूरी है कि अनुपातिक क्या होता है। अनुपातिक का अर्थ क्या है, बता सकते हैं आप लोग? सिंपल शब्द है, जिस अनुपात में अपराध किया उसी अनुपात में दंड देना। बिल्कुल, आप इस तरीके की बात कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई उसकी आकार, उसकी मात्रा, उसकी शक्ति के समतुल्य होना, है ना, समतुल्य। तो नैतिक रूप से अगर मान लीजिए किसी स्वीकार अनुपातिक दंड पर विचार हो रहा है, तो जिस तरीके का उसके अपराध है उसके परिप्रेक्ष्य में उस तरीके का दंड उसको मिल रहा है। तो यहां ये जो भाव रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करता है बदले की भावना को, बदले की भावना को। तो यहां ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब देखिए निम्न में से दूसरा सवाल जनवरी 2017 का है। निम्न में अधिनियम का नाम बताना है, कौन सा गलत है। अच्छा, क्या आपने नाम सुना है बाल श्रम संरक्षण अधिनियम? आपने ये सुना है बाल श्रम संरक्षण अधिनियम सुना है? अरे नहीं भाई, आप नहीं सुने हैं। आपने सुना है बाल मजदूरी, बाल मजदूरी निषेध और विनिमय अधिनियम सुना है आपने। ये गलत लिखा हुआ है, आपने इस तरीके सुना है। बाल मजदूरी निषेध विनिमय अधिनियम सुना है सन 1986 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाना या खान में काम करने से रोकता है ये अधिनियम। क्यों, बात सही है ना, 1986 वाला, तो इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, क्या आपने सुना है कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम? हाँ जी सर, ये सुना है, लेकिन आपने क्या ये सुना है कि कर्मचारी परिवार भविष्य निधि अधिनियम ये सुना है? इसमें परिवार का, तो ये गलत हो गया। हाँ, प्लीज एक बार आप जो लोग जिनके यहाँ से बैकग्राउंड आवाज आ रही है वो म्यूट रहें, है ना, म्यूट रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, बैकग्राउंड आवाज भी कुछ लोगों के पास आ रही है। तो देखो, कर्मचारी जो परिवार भविष्य निधि अधिनियम, ये कोई अधिनियम नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहो कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम है, जिसको आप लोग पीएफ वगैरह बोलते हो, पीएफ वगैरह सुने होंगे जो लोगों गवर्नमेंट वगैरह से टच होंगे, जो लोगों के मतलब प्राइवेट में भी पीएफ वगैरह कटता है ना, तो उनको मालूम होगा ये 1952 का है। तो कर्मचारी भविष्य निधि एक अधिनियम है जो 1952 में आया था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अब कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की प्रतिक्रियाएं जो हैं दर्शाती हैं क्या चीज को, मासिक वेतन का एक छोटा सा हिस्सा जो है ना भविष्य निधि के रूप में बचाता है, ताकि सेवानिवृत्त होने के बाद, जैसे आपने नौकरी छोड़ दिया तो नौकरी छोड़ने के बाद या काम करने में सक्षम नहीं है, तब उस समय आपकी जो बचत राशि है ना उसमें बड़े मदद करती है ये राशि। जिनके पास पीएफ होगा, देखो जब जॉब वगैरह चली जाती है या रिटायरमेंट ले जाते हैं या कहीं और उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, हट जाते हैं, तो अपने पीएफ निकलवाते हैं, तो इकट्ठा करके कुछ परसेंटेज के रूप में आप लोगों को फिर पैसे वो दिए जाते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद है बंधुआ मजदूरी पुनर्वास अधिनियम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये भी नहीं शायद सुना है, बंधुआ मजदूर पुनर्वास अधिनियम। भाई ये अधिनियम है ही नहीं, सही बात है, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम है। क्या नाम है उसका? बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन का मतलब क्या होता है? समापन। उन्मूलन एक्ट है ना, और ये एक्ट है, ये एक्ट 1976 में आया था, 1976 में आया था। आपको बता दूं मैं कि बेसिकली बंधुआ मजदूरी प्रणाली को 25 अक्टूबर 1975 में संपूर्ण देश से इसको खत्म कर दिया गया। 1975 में इसको क्या कर दिया गया था? फिनिश कर दिया गया था, है ना। तो इसीलिए तो इसको अधिनियम को लेके आया गया था। तो बताया गया था ये एक प्रकार से कि गुलामी की जो प्रथा है कानून के द्वारा क्या होगा, वो संगीन अपराध माना जाएगा, एक संगीन दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब भाई किसी की गुलामी करवा रहे हो, ठीक है, तो वो चीजें थी। तो बेसिकली ये भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। लेकिन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की बात करता हूं तो 1948 आ रहा होगा, ये सही है, ये आपका सही है। तो प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न कह रहा था कि यह अधिनियम का नाम बताइए जिसका नाम गलत लिखा हो।
तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सेकंड वाले प्रश्न से भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, प्रश्नों को भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं, कुछ जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं वो भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में वो पूछे जा सकते हैं आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस देश में आपराधिक प्रवृत्ति के आनुवांशिक पहलुओं की जांच करने के लिए वंश वृक्ष का पहला अध्ययन किया था? बड़ा अच्छा सवाल है, मैं आपको बता देता हूं। ये अमेरिका, आपने नाम सुना होगा, है ना, वंश वृक्ष का नाम। ठीक है, तो यहाँ जो जिक्र होता है, जैसे आनुवांशिक पहलुओं के बारे में जांच होती है। आनुवांशिक का मतलब होता है हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब होता है जैविकी, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल चीजें, है ना। तो आनुवांशिक पहलुओं की जांच करने के लिए वंश वृक्ष का पहला अध्ययन अमेरिका ने किया था। किसने किया था? अमेरिका ने किया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान में अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो आपने विलियम उंट वगैरह का नाम सुना होगा, वहां पर भी उन चीजों को देखने को मिलता है। संज्ञानात्मक व्यवहार, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर कोई मतलब असामाजिक व्यवहार करता है ना, तो उसको वंश वृक्ष के रूप में, जैसे मैंने क्या कहा, मुझे अध्ययन करना है, मनोसामाजिक अध्ययन, तो आपने सुना होगा ये जो चार्ट बना है ये मेल का बना है, ये फीमेल का बना है। अब इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 लड़कियां हैं, और एक लड़कियां क्या है, जो है मान लीजिए अवसाद से क्या है, वो प्रभावित है, डिप्रेशन से। तो आप इसको क्या कर दीजिए, डार्क कर दीजिए, है ना, इसको क्या करेंगे, डार्क कर दीजिए। 1 मिनट बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके के, जो इसे मैंने कहा, एक व्यक्ति को मैंने प्रभावित कर दिया यहाँ पे, मान लीजिए ये अवसाद से या डिप्रेशन से प्रभावित है, तो हमने इस तरीके से चार्ट दर्शाया। तो इस तरीके की प्रक्रिया में सबसे पहले जो परिवार पे जिक्र किया था केस वर्क में, वो मैरी रिचमंड थे, मैरी रिचमंड थे। यहाँ पे तो आपराधिक प्रवृत्ति में दर्शाया गया आनुवांशिक पहलुओं की जांच के लिए वंश वृक्ष के रूप में, तो अमेरिका आपका पहला ऑप्शन बन जाएगा। ये पहला अध्ययन था अमेरिका का। सन 1900 अगर हम बात करते हैं 80-83। सॉरी सर जी सर, मैं अभी इसको ऐप को इतना अच्छी तरह समझ नहीं पाया था जब आप बोल रहे थे अनम्यूट में, अब हुआ हूँ। अच्छा, चलिए तो ठीक है। मैं दिल्ली में जी जी सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार म्यूट हो जाइए, जब कोई चीज कहना होगा तो आप बोल सकते हैं, जो चीजें समझ में नहीं आएगी आपको तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो 1980 और 83 के दौरान अखिल भारतीय जेल सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो अब बेसिकली देखो सवाल यहाँ पे सन 1980-83 का पूछ लिया, यानी पास्ट का पूछ लिया है, ठीक है। तो 80-83 के उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति ए एन मुल्ला, क्या नाम था उनका? ए एन मुल्ला थे। कौन थे ये? मुल्ला थे। मैं आपको बता दूं सन 1980 में ना ये एक भारत सरकार के द्वारा, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यायमूर्ति ए एन मुल्ला की अध्यक्षता में जेल सुधार पर एक समिति की स्थापना हुई, और मुल्ला समिति ने 1983 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, इसलिए 83 भी लिखा होता। तो 83 में अगर पेपर में बनता है तो क्या किया था, इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, ठीक है, रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और 80 में अगर बात करता है तो मुल्ला की अध्यक्षता में जो है जेल सुधार की समिति की स्थापना हुई थी। जेल सुधार समिति की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, या स्थापना भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और एक अखिल भारतीय सेवा बनाई गई, जिसे भारतीय जेल एवं सुधार सेवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट जवाब होगा। अगला सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो मादक पदार्थों के उत्पादन की आपूर्ति के लिए या की जाने वाली, मैंने देखो कल ही आप लोगों से ये बात किया है, मुझे उम्मीद है कि बता दोगे आप लोग, गोल्डन क्रेसेप्ट या क्रेसेंट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो आप इस चीज को भी ध्यान रख सकते हैं कि गोल्डन क्रेसेंट के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो कजाकिस्तान। कल की क्लास आपने लिया था, लिया होगा तो अच्छी बात है, वहां पे मैंने पढ़ाया भी था इसके बारे में, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। सर हमें नहीं पता है सर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनिए। एशिया में ना अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों के लिए प्रमुख क्षेत्रों में ना एक को जो है नाम से कुछ जाना गया। जैसे अगर मैं बात करूं, मध्य, दक्षिण और पश्चिमी एशिया के चौराहे की स्थिति को दर्शाता है बेसिकली अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये दर्शाता है, साथ ही साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान दर्शाता है। इसी को गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। और ये जो है क्षेत्र जो है एक अवैध ड्रग्स के प्रवाह की जैसी संगठित अपराध जो गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों के लिए बदनाम है ये, ठीक है।
और जो इस क्षेत्र में अन्य अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इसको हिंदी में स्वर्ण अर्धचंद्राकार कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर्ण अर्धचंद्राकार बोलते हैं। तो अर्धचंद्राकार जब पूछेगा आपसे सवाल कि भाई बताइए उसमें कौन कौन सा देश आता है कंट्री, तो आप बताइएगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, ये किससे संबंधित है? तो मादक पदार्थ और नशीली पदार्थों की तस्करी के लिए संवेदनशील बनाने की परिप्रेक्ष्य में बात करता है ऐसे देशों के बारे में, जो ये देश क्या करते हैं मादक पदार्थों का उत्पादन। ठीक है, तो उसके लिए ये चीजें जो है हमारे सामने प्रस्तुत होती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक नाम सुना होगा गोल्डन ट्रायंगल का नाम, गोल्डन ट्रायंगल का नाम। ठीक है, इसी तरीके जैसे आपने सुना यहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट का नाम, तो उसी तरीके से गोल्डन ट्रायंगल भी एक है। ठीक है, तो वो उसके अंतर्गत कौन कौन से देश या कौन कौन से कंट्रीज आती हैं, क्या आप बता सकते हैं? कल भी मैंने इस पे बात किया था। श्रीलंका, भारत, म्यांमार, नेपाल, है ना। कुछ इस तरीके के जो देश हैं ये गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत जो है रिप्रेजेंट होते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस तथ्य को भी आप लोग याद रखें, है ना। पेपर में कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कहीं से भी सवाल आपके एग्जाम में या परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी। तो बेसिकली गोल्डन ट्रायंगल का नाम जो है अमेरिकी विदेशी जो है विभाजन के अधिकारियों जो है मार्शल ग्रीन ने किया था। किसने किया था गोल्डन ट्रायंगल का नाम? तो मार्शल, पेपर में पूछ लेता भाई किसने इसका जो है नाम दिया, कौन अधिकारी था? तो अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी थे, उनका नाम था मार्शल। ठीक है, उनका क्या नाम था? मार्शल ग्रीन। उनका नाम था मार्शल ग्रीन। कब किया था? तो 1971 में किया था। और कहा था कि अफीम व्यापार का एक संवाददाता सम्मेलन जो है जिक्र किया था इसके अंतर्गत, है ना। तो इसको बेसिकली अगर हम बात करें तो कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं कंट्री यानी देश, तो मैं आपको नोट करवा देता हूं। एक नाम आता है यहाँ पर थाईलैंड, एक नाम आता है थाईलैंड, दूसरा नाम आता है यहाँ पर अगर हम बात करें तो म्यांमार, तीसरा नाम अगर हम बात करते हैं तो वियतनाम, चौथा नाम बात करते हैं तो लाओस। ये 4 नाम कल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अगर क्लास लिया होगा तो, यूजीसी के बच्चों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये देखो होता है जो यहाँ पे अगर हमने आपसे बात किया ना, इसको हमने क्या नाम दिया था? गोल्डन ट्रायंगल नाम दिया। गोल्डन ट्रायंगल को बेसिकली कहा जाता है, गोल्डन ट्रायंगल को कहा जाता है स्वर्ण अर्धचंद्राकार। इसको बोला जाता है स्वर्ण अर्धचंद्राकार बोला जाता है। लेकिन जो अगर हम बात करें गोल्डन ट्रायंगल या गोल्डन ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हिंदी में? स्वर्ण त्रिभुज बोलेंगे ना, अर्धचंद्राकार नहीं बोलेंगे। स्वर्णिम त्रिभुज, स्वर्ण त्रिभुज बोलेंगे। हाँ, स्वर्णिम त्रिभुज भी ये बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे। अर्धचंद्राकार जो है ना क्रिसेप्ट को कहेंगे। क्रिसेप्ट मतलब अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जो जैसे थाईलैंड और म्यांमार सर, इनमें मतलब ये है क्या मादक पदार्थों का? जी, यहाँ पर भी मादक पदार्थों की लत का खतरा भारत के युवाओं में तेजी से फैल रहा था, तो इसलिए भारत ने विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य में स्थित है। तो जिसके एक तरफ जो है स्वर्ण त्रिभुज बताया गया और एक तरफ बताया गया स्वर्ण अर्धचंद्राकार। स्वर्ण त्रिभुज को कहा गया गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट बोला गया स्वर्ण अर्धचंद्राकार को। स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत थाईलैंड आता है, म्यांमार आता है, वियतनाम, लाओस आता है। और स्वर्ण अर्धचंद्राकार के अंतर्गत पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है और ईरान आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हालांकि भारत में मादक पदार्थों के उपयोग से संबंधित वर्ष 2019 में जारी किया था अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रिपोर्ट ने बताया कि भाई अल्कोहल जो है भारत में नशे से सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है पदार्थ। ठीक है, ये एम्स वालों ने जिक्र किया था। ठीक है, ड्रग इंजेक्शन का भी प्रयोग करते हैं लगभग 8.5 लाख लोग। ठीक है, ड्रग जो है ड्रग इंजेक्शन, ड्रग्स, है ना। रिपोर्ट में कई चीजें मेंशन की गई भाई। मामलों में आधे से अधिक जो है पंजाब है, असम है, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, यूपी जैसे कई ऐसे राज्य हैं जो आधे से ज्यादा जो है क्या है यूज करते हैं ड्रग्स वगैरह। इस तरीके का चीजें यूज की गई रिपोर्ट में, है ना। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल ले लें आप, बता दीजिए। क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता है निम्नलिखित में से बताइए किस अधिकारी का एक अपराधी का प्रोबेशन प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। देखो अब जाहिर सी बात है, प्रोबेशन मैंने पढ़ा भी रखा है,
पैरोल तो अगर होता तो भाई अधिकारी का होता, है ना, अधिकारी वगैरह आते, लेकिन यहाँ पे तो न्यायालय आएगा, यहाँ तो क्या आएगा, न्यायालय आएगा, है ना। तो परिवीक्षा का तात्पर्य अगर जिक्र करता है तो ये तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, है ना। परिवीक्षा है कि नहीं, आपको मालूम होना चाहिए परिवीक्षा के बारे में, बता सकते हो परिवीक्षा, बता सकते हो? परिवीक्षा में सुधार गृह में भेजा जाता बिल्कुल है अपराधियों बिल्कुल को। बिल्कुल। सर पैरोल में मतलब उनको एक चेतावनी दी जाती है कि आपको ऐसा नहीं करना है, वरना फिर आपको मतलब जेल हो सकती है ऐसा। ओके ओके ओके, सही बात। देखो मैं एक प्रकार से आपसे बात कहूँ तो जो परिवीक्षा है वो एक प्रकार का विश्लेषण है, या आप कह लीजिए मूल्यांकन का प्रक्रिया, है ना। ये एक प्रकार से मूल्यांकन या इवेल्युएट, जैसे अपराध वगैरह को क्या करता है, ये कम करना, या आप ये कह लीजिए कि उसे एक बार एक मौका देते हो आप लोग सुधारने के लिए कि भाई सुधर जाओ, समय है अभी, है ना। तो ऐसे व्यक्ति से है जो दंडिक कार्यवाही में न्यायालय के द्वारा परिवीक्षा पर छोड़े गए जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए होता है ये। अब ये सोचो कि जो जिसको सजा सुना दी गई, भैया आपको फांसी है, आपका आजीवन कारावास है, तो उनको परिवीक्षा दिया जाए तो उनको नहीं दी जाती है परिवीक्षा, उनको नहीं दी जाती है। और पता है, याद रखना भी आप लोग, ये एक अधिनियम है, ये एक एक्ट के नाम से जाना जाता है ये, और परिवीक्षा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। वो 1958 में आया था, मैंने अभी यूजीसी वाली क्लास में जिक्र किया था। अगला सवाल बात करते हैं, जुलाई 2016 में आया हुआ था कि भारत में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम डैश वर्ष में पारित हुआ, देखिए बता सकते हैं 1958, है ना। वही सवाल आ गया, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 8वें कि अपराध के विषय में जीव विज्ञान विचारधारा को ने प्रस्तुत किया। देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। लेम्ब्रोसो, आपने लेम्ब्रोसो का नाम सुना होगा, किसका नाम, लेम्ब्रोसो। और मैंने कई बार ये एमपीपीएससी में भी, डीएसएसबी में भी कई बार आप लोगों से बता चुका हूं, अपराध के विषय में जीव वैज्ञानिक विचारधारा को लेम्ब्रोसो ने ही प्रस्तुत किया था, और ये आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। फिर सिजारे लेम्ब्रोसो को बेसिकली अपराध शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, बड़े फेमस विद्वान हैं, और शास्त्रीय स्कूल को खारिज कर दिया इन्होंने, और अपराध मानव स्वभाव का एक विशिष्ट लक्षण इन्होंने बताया था। कहा था कि शारीरिक पहचान, मनोचिकित्सा, सामाजिक डार्विनवाद इत्यादि जैसी अवधारणाओं को भी इन्होंने शुरुआत किया था लेम्ब्रोसो महोदय ने। बड़े फेमस पर्सन है, अपराध शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा पहला। ये डनहम है, डनहम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कुल टोटल 28 सिद्धांत दिए थे, और जिसमें से 7 जो सिद्धांत थे वो उनके शीर्ष पर रखे गए थे, यानी शीर्षक पर थे, ठीक है, शीर्षक पे थे यानी ऊपर रखे गए थे। जो ये भी कार्ल यंग एक प्रकार से नाम आता है, वो है ये बेसिकली व्यक्तित्व के प्रक्रिया में रिप्रेजेंट करते हैं। एक विद्वान का नाम आता है फेरी, फेरी रिसर्च में अपनी भूमिका निभाते हैं, रिसर्च में, समाज कार्य शोध में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन अपराध के नामपत्रण सिद्धांत को बताया। देखो नामपत्रण सिद्धांत में जब भी नाम आता है तो वो हवार्ड बेकर का नाम आता है। किसका नाम आता है, हवार्ड बेकर का नाम आता है नामपत्रण का सिद्धांत। और ये भी अपराध का एक प्रकार से थ्योरीज है जो कार्यात्मक आधार पर डिवाइड किया गया था, ठीक है। अपराध के नामपत्रण का सिद्धांत हवार्ड बेकर का है, याद रखिएगा, बड़े फेमस पर्सन है हवार्ड बेकर महोदय, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि एक ऐसी क्रिया या क्रिया में त्रुटि है जिसके लिए दोषी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित दंड दिया जाता है, अर्थात अपराध कानूनी नियम कानूनों के उल्लंघन करने की नकारात्मक प्रक्रिया है और जिससे समाज के तत्वों का विनाश होता है। तो एक प्रकार से अपराध को भी इन्होंने बड़ी अच्छे से बताया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। लेम्ब्रोसो जनक हैं, ये बात आप जानते हैं। सदरलैंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भली भांति तरीके से हैं, परिचित होंगे, है ना। सदरलैंड की एक व्हाइट कॉलर क्राइम पुस्तक है, और ये पुस्तक बड़ी फेमस रही, जिन्होंने जिक्र किया था सफेद पोश अपराध के बारे में। किसके बारे में, सफेद पोश अपराध के बारे में। क्या आप बता सकते हो मुझे कि सफेद पोश अपराध कब आया था, प्लीज। जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों के उच्च पदन पर आसीन हो, जैसे सामाजिक क्षेत्र में उच्च पद पे हो, राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद पे हो, आर्थिक क्षेत्र में उच्च पद पर हो। अब वो कर रहा है भाई भ्रष्टाचार, वो कर रहा है अपने लाभ के लिए कानून का उल्लंघन, है ना।
तो उच्च पद या ऊंची पहुंच के कारण कानून की पकड़ में वह प्रक्रिया जो है भ्रष्टाचार की तरफ चली जाती है, तो उसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट कॉलर क्राइम। क्लियर है? इतनी बात स्पष्ट करो। जी सर। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपसे पेपर में सवाल पूछता है कि ये बुक कब आई, या एक प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि इसका डेवलप कब किया गया, यानी इसका विकास कब हुआ, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए, मुझे ये जानना है आपसे। प्लीज, मैंने कई बार बता रखा है आप लोगों से। 1949 में पहली बार इन्होंने जिक्र किया था सफेद पोश अपराध के बारे में समाजशास्त्रीय सिद्धांत में। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर जो जाएगा वो आपका सी करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किशोर अपराध उप संस्कृति का सिद्धांत पहली बार डैश द्वारा बताया गया था। और ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं तो किसका नाम देना उचित रहेगा? आर.के. मर्टन का। आर.के. मर्टन ने, देखो मैंने कल एक क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया था, परसों वाले क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से बताया भी था, है ना? याद अगर आप लोगों को अगर होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने जिक्र किया था आप सभी से। तो मर्टन महोदय ने इस शब्द के बारे में, नाम इनका पूरा है आर.के. मर्टन। आर.के. मर्टन। अब आर.के. मर्टन महोदय ने थ्योरी दी थी। आर.के. मर्टन महोदय ने क्या दिया था? थ्योरी दिया था। और उस थ्योरी में जिसे सोशल स्ट्रेंथ थ्योरी थी, सोशल स्ट्रेंथ थ्योरी थी। और अपने थ्योरी में इन्होंने, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं जिसको जैसे हम कहते हैं ना स्ट्रेस की प्रक्रिया, तनाव की प्रक्रिया, तो तनाव की प्रक्रिया में इन्होंने सिद्धांत दिया। और वो सिद्धांत जो थी वो STSS था। क्या आप बता सकते हैं आर.के. मर्टन के बारे में STSS क्या है? प्लीज। बुक का नाम है। बुक का नाम है। हाँ, मैं बुक का नाम ही आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ाया है आपको, मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया, इसलिए मैंने बुक का नाम ही पूछा है, तभी इन शॉर्ट में लिखा है। सोशल थ्योरी भूल जाते हो क्या? क्या बताया था? सोशल थ्योरी। हाँ, याद आ गया? चलो बताओ अब। सोशल थ्योरी एंड सोशल क्या है यार? एंड सोशल स्ट्रक्चर। हाँ, सोशल स्ट्रक्चर, ये किताब बड़ी फेमस है, ये परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी। 1949 की ये किताब आई है, 1949 की किताब है ये। सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक संरचना के नाम से जाना जाता है मर्टन के द्वारा। समाजशास्त्र में इन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जो है जिक्र किया था इसी पुस्तक में। ठीक है, तो बड़े फेमस पर्सन है ये, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे याद रखें। इन्होंने एक किताब और लिखी थी, द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस करके भी, और वो किताब 1962 में आई थी। ठीक है, भूमिका पुंज जैसे शब्दों को भी रिप्रेजेंट करते हैं ये आर.के. मर्टन महोदय ही। ठीक है, और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग का मतलब क्या होता है? मतलब बड़ा इजी है और आप बता भी सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। और सही जवाब ऑप्शन में अगर हम बात करेंगे, अवैध मादक पदार्थों का उपयोग ही बेसिकली मादक पदार्थों का दुरुपयोग का मतलब होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। बार बार उपयोग को नहीं कहेंगे, शारीरिक निर्भरता को भी नहीं कहेंगे, मनोवैज्ञानिक निर्भरता को भी नहीं कहेंगे, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। चलिए, ये भी स्पष्ट हो गया है, तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे, ये 2015 का सवाल देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, देखिए, विचारधाराओं के किस संप्रदाय ने बाल अपराध की व्याख्या करने में सामाजिक विघटन की अवधारणा का उपयोग किया? ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं उम्मीद करता हूं सामाजिक विघटन आप लोग समझ रहे होंगे। सामाजिक विघटन का मतलब है कि किसी भी ऐसी स्थिति से जिसमें एक समूह के सदस्य ना, उस एक समूह के सदस्य जो होते हैं उनका संबंध टूट जाता है। अब जब संबंध टूट गया तो विघटन हो गया। विघटन का मतलब क्या होता है? अलगाव, टूटना, है ना? तो इस प्रकार से सामाजिक जीवन क्या हो जाती है? जब कोई संबंध टूट जाएगा तो सामाजिक जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा, व्यवस्थित नहीं रहेगा। और इसी दृष्टिकोण को संगठन और विघटन की दिशा की जो क्रियाएं थी उसमें प्रक्रिया के रूप में क्रियाशील होने के बाद एक दूसरे से पूर्णता वो भिन्न हो गई। तो वह सिद्धांत एक, अगर हम बात करते हैं, शिकागो संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? शिकागो संप्रदाय।
तो यहां जिक्र जो होता है सिकांगो संप्रदाय का नाम जिक्र होता है। राजेंद्र कुमार शर्मा बड़े फेमस विद्वान हैं, ये लेखक हैं जो सामाजिक विघटन के बारे में जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सुधार गृह का नया नाम बताना है। देखो सुधार गृह का नया नाम क्या है भाई, आजकल आप लोग को पेपर में मिल भी रहा होगा, पर्यवेक्षण गृह। पर्यवेक्षण गृह है सर। तो हाँ बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14, अपराध के लिए नए स्वरूप। देखिए ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इस सवाल में, क्योंकि स्वरूप है। अपराध के नए स्वरूप और रुझान के लिए सामाजिक रक्षा की संकल्पना क्या हो सकती है? केवल और केवल सवाल आपको ये सोचना है, सामाजिक रक्षा। देखो परंपरागत रूप से प्रचलित जो अपराध हैं, परंपरागत का मतलब होता है ट्रेडिशनल, जैसे पुराने की चीजों में नहीं हम लोग कहते हैं बड़ी पुरानी बातें हैं, बड़ी पुरानी कहावतें हैं, ये ट्रेडिशनल होता है, इसको परंपरागत बोलते हैं। तो परंपरागत रूप से प्रचलित अपराध नियंत्रित या नियंत्रण पद्धति का संपूर्ण पुनर्गठन किए जाने के अलावा नई पद्धतियों की खोज करना और प्रयोग कर देना, तो नए स्वरूप बन जाता है। तो वह नया स्वरूप बन जाता है और पहला ही ऑप्शन सही है। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है इस सवाल का। दूसरे की बात कर लेते हैं, अगर हम लोग देख लीजिए, अपराध को रोकना और अपराधी को उपचार के माध्यम ध्यान देना यानी उसका केंद्रित करना। ये देखो बेसिकली अगर हम बात करें सामाजिक रक्षा की संकल्पना के रूप में ना, आप सोचो कि नया स्वरूप है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट कौन सा नया स्वरूप है? ट्रीटमेंट पहले भी चल रहा था, ट्रीटमेंट आज भी चल रहा है। आप इसमें नया कहाँ कुछ कर पाए, कुछ नई जानकारी मिले, कुछ नया कॉन्सेप्ट बनाए नहीं। हाँ ये कर सकते थे पहले ऑप्शन में कि आपने नई पद्धति का खोज किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, रिसर्च किया है ना, तो ये आप कह सकते हो। तीसरा ऑप्शन देखिए, औपचारिक प्रणाली यानी जहां पे नियम वगैरह है, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच में रचनात्मक गठजोड़। गठजोड़ मतलब आपने क्या कर दिया, आपको लगा कि भैया इसमें थोड़ा सा पहले की कोई विचारधारा थी, आपकी पहले का कोई कॉन्सेप्ट था, आपने उनमें से एकाध शब्द जोड़ दिया। आपने क्या किया, उसको उसमें एकाध शब्द जोड़ दिया, और एकाध शब्द जोड़ दिया। जैसे मैंने आपसे एक सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि आप ना अपने मन से कोई चीज किया सीख रहे हो, तो कोई चीज आपने आधा किया है अपने मन से, इंडिपेंडेंट आधा किया है, और मैंने क्या किया उसके बाद आप कर नहीं पा रहे हो, आधे के बाद आपने हेल्प लिया, और हेल्प लिया मुझसे, मैंने आपको हेल्प के साथ ये करवाया पूरा, तो आपने क्या किया, गठजोड़ कर दिया, तो रचनात्मक बना दिया, क्रिएटिविटी कर दिया। तो आधा आप इंडिपेंडेंट थे, आधा इंडिपेंडेंट है नहीं, तो ऐसे में ये नया स्वरूप नहीं बन रहा है कोई, ठीक है। ये तो समावेशन चीजें हो रही हैं। फिर कहता है मानवाधिकार और सामाजिक न्याय को समुचित ध्यान देते हुए न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और साम्यपूर्ण तरीके से कार्य करना। देखो कार्य करनी अलग बात है, नया स्वरूप अलग बात है सामाजिक रक्षा के परिप्रेक्ष्य में। तो कह रहा है कि मानवाधिकार को और सामाजिक न्याय को समुचित ध्यान में रखिए। भाई आपका क्या अधिकार है, समाज का क्या न्याय है, न्यायपूर्ण निष्पक्ष हो के मतलब भेदभाव ना करें, और साम्यपूर्ण तरीके से कार्य को करें। हालांकि कार्य वही है, तो फिर नया कहाँ है, नया रुझान कहाँ, नया तरीका कुछ है ही नहीं। भाई जो चीजें पहले थी वही चीजें अब भी, मैंने कहा कि नियम बना के रहो ग्रुप में, फिर तो वही बात है, सिस्टम वही फॉलो है। तो इसलिए आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, केवल और केवल ऑप्शन पहला सही होगा, इसलिए पहला आपका करेक्ट माना है। कारण क्या है, एक ट्रिक बना लीजिए, खोज और प्रयोग, एक्सपेरिमेंट जब भी किसी ऑप्शन में आए, आंख बंद करके सेंटेंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है पूरा ना, आपको बता रहा हूं 110% आपका ऑप्शन सही जाएगा। देखना जहां जहां मिले वहां वहां करना सही, ठीक है, ऐसे शब्द। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, अपराध को रोकने के लिए किस प्रकार के व्यक्तियों के साथ निम्न प्रकार के व्यवहार किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अपराध को अगर आपको रोकना है तो आप बताइए व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करने की आपको जरूरत पड़ेगी, आप कैसा व्यवहार करेंगे अगर अपराध को रोकेंगे, तो आप बताओ, 4 ऑप्शन प्लीज बताइए। पहला ऑप्शन कहता है कि वे व्यक्ति जो परिस्थिति जन्य मजबूरियों के कारण अपराध करते हैं वे संगठित अपराधी होते हैं। दूसरा कहता है कि वे व्यक्ति जो ड्रग के प्रभाव और संधि मतलब मित्रता के दबाव में आकर अपराध करते हैं। अच्छा जी। फिर कहता है कि वे व्यक्ति जो छोटे मोटे अपराध संलिप्त हैं। चौथा कहता है वे व्यक्ति जो सुधरते ही नहीं हैं। मतलब देखिए
अजीबोगरीब सवाल बनाया हुआ है ना। सवाल है कि अपराध को रोकने के लिए किस प्रकार के व्यक्तियों के साथ निम्न प्रकार का व्यवहार किए जाने की आवश्यकता है। तो मैं आपको बता दूं, वे व्यक्ति जो परिस्थितिजन्य मजबूरियों के कारण अपराध करते हैं उनको संगठित करिए, यही आपका सबसे बेटर ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वे व्यक्ति जो ड्रग के प्रभाव में है, साथियों के दबाव के कारण अपराध करते हैं, है ना। ऐसा कहना उचित नहीं है ना, साथी थोड़ी कहेगा कि भाई ड्रग्स ले, अब आपकी मर्जी है, अब कोई जबरदस्ती थोड़ी ना आपको ड्रग्स देगा, है कि नहीं। चाहे वो पेय पदार्थ हो, अल्कोहल हो, कोई जबरदस्ती नहीं देगा आपको, है ना। तीसरा कहता है कि वे व्यक्ति जो छोटे मोटे अपराध में सम्मिलित हों, ये तो टोटली अलग है क्वेश्चन नंबर 15 से। और वे व्यक्ति जो सुधरते ही नहीं है, ये भी एकदम टोटली अलग है। ऐसा कह ही नहीं जा सकता भाई, मतलब ये थोड़ी ना वो व्यक्ति सुधरेगा ही नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी समस्या का समाधान ना हो। अगर आप सही तरीके से काम करो तो जाहिर सी बात है सुधार होगा, उसमें सभी समस्याओं का समाधान है, सभी समस्याओं का समाधान है ना। और एक चीज और ध्यान रखिए, जब कभी किसी ऑप्शन में जैसे मैंने कहा ही शब्द यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पे सेंटेंस बता रहा था, जैसे वे व्यक्ति सुधरते ही नहीं, मतलब ये है कि तय है कि वो सुधरेंगे ही नहीं, तो ये हमेशा गलत होगा। एक शब्द यूज होता है हमेशा, ये भी ऑप्शन में गलत होता है। एक शब्द आता है केवल, ये भी हमेशा गलत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, कौन सा सिद्धांत है जो अपराधी का अपना अपराध पुनः करने के लिए हतोत्साहित का मतलब क्या होता है, कम करना। अब आप ये मत सोचिएगा हतोत्साहित का मतलब कि बड़ा मोटिवेट करना उसको, ये मत सोचिएगा, ठीक है। उसके उत्साह को कम करना हो जाएगा। हाँ, आप ये कह लीजिए उसके उत्साह को कम करना, हतोत्साहित करना, है ना। मैंने एक बार एक बच्चे से पूछा था तो उसने कहा मोटिवेशन देने, एक प्रकार से प्रेरित करना, उसको तो प्रोत्साहित बोलते हैं। हाँ, तो हतोत्साहित का मतलब रहेगा। हाँ, हतोत्साहित का मतलब होता है उन्मूलन, समाप्त करना, कम करना, है ना, ये चीज ध्यान रखना। इसके उदाहरण स्वरूप दंड में विश्वास करता है और दूसरों को अपराध से दूर रखने का उदाहरण स्थापित करता है। ये तो बड़ा आसान सवाल है। देखो कहा उसने भाई कि ऐसा अपराधी को अपना अपराध पुनः करने से कम करना और उसके उदाहरण स्वरूप दंड में विश्वास करना और दूसरों को अपराध से दूर करने का उदाहरण क्या मान सकते हो। मैं आपसे कहूंगा कि आप ना निवारणात्मक दंड मानिएगा। आप निवारण कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, है ना, उस चीज को, उसको निवारणात्मक दंड कहते हैं। पहला ऑप्शन सही है। यहां पर देखिए एक शब्द है सहायता लिखा हुआ है, यहां सहायता मत कहिएगा, सहायता शब्द नहीं कहिएगा, सहायता, ये देखो सहायता, ये शब्द बोलिएगा। किसे संदर्भित करता है आपको बता दे। इस सवाल का जो जवाब पहला ऑप्शन जा रहा है, ऐसी स्थिति जहां मादक पदार्थ का सेवन करने वाले जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को समान प्रभाव का अनुभव कराना और उत्तरोत्तर यदि बाद में अधिक मात्रा में मादक द्रव्यों की आवश्यकता होती है, तो ऐसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है सहायता शब्द, ठीक है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति की पति या पत्नी मादक पदार्थों के सेवन के लिए सहन करता है, सहायता शब्द नहीं है, ये गलत है। दूसरा कहता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे कि ऐसी अवस्था जहां व्यसनग्रस्त, मतलब जो अपराध जो मादक द्रव्य है, जो मादक द्रव्य लेता है, व्यसनी उसको बोलते हैं, है ना। तो सवाल यह है कि ऐसी अवस्था जहां व्यसनग्रस्त व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए समाज मादक पदार्थ या मादक द्रव्य के सेवन को अनुमोदित करता है। अनुमोदित का मतलब होता है स्वीकारना, एक्सेप्टेंस बोलते हैं इसको। और डी ऑप्शन कहता है कि ऐसी स्थिति जब समुदाय व्यसनग्रस्त व्यक्ति हो तो स्वीकृति मानदंड के अनुकूल मादक द्रव्य के सेवन की अनुमति देता है। पहली बात तो अनुमति वाला तो ये ऑप्शन में गलत हो जाएगा, स्वीकारने वाला तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, और केवल जो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट जाएगा, है ना। तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले ऑप्शन का चुनाव करिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, जब अपराधकर्ता दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से हानि नहीं पहुंचाता है। आप सोचिए, जब अपराधकर्ता यानी अपराध करता है कोई,
वो दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से हानि नहीं पहुंचाता है, तो इस प्रकार का अपराध कहा जाता है पीड़िता विहीन अपराध, है ना। क्या बोलेंगे इसको? पीड़िता विहीन अपराध कहेंगे। क्वेश्चन 19 कहता है कि निम्नलिखित में से बताना है आपको, ड्रग अफीम से निकलती है क्या क्या? एक हीरोइन निकलता है, मार्फिन निकलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब आपका यहाँ पर पहला और दूसरा यानी ए वाला सही हो जाएगा। अच्छा, कितने लोग जानते हो निकोटीन के बारे में? बताइए, निकोटीन क्या है? सर निकोटीन का एक टैबलेट भी आता है जो जैसे सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, उसको छुड़ाने के लिए च्युइंगम टाइप रहता है, उसको यूज करते हैं। मतलब किसी लत को खत्म करना है तो वो आप उसमें यूज करते हो। और ये किसी बच्चे ने यहाँ पे बताया भी है कि तंबाकू में भी निकोटीन पाया जाता है जो थोड़ा सी नशीली पदार्थ होती है। और ये आपकी बात करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो अगर आपसे जैसे सवाल बन रहा है, पूछा जा रहा है, तो निकोटीन एक अत्यधिक नशे की लत वाला उत्तेजक पदार्थ है जो तंबाकू उपकरणों में पाया जाता है। निकोटीन से क्या होता है कि रक्त का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा सा तीव्र गति से कर देता है, और ये ब्रेन वगैरह का। और यही चीजें देखो अल्कोहल में भी होता है ना। जो ब्लड सर्कुलेशन है ब्रेन का वो तीव्र गति से कर देगा आपका, है ना। आप कुछ ज्यादा हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, उसको बेसिकली क्या बोल देते हैं, एक प्रकार से निकोटीन वाली प्रक्रिया यहाँ पे शामिल हो जाती है। तो अभी ये मत सोचिएगा कि अल्कोहल में निकोटीन पाया जाता है। अल्कोहल में निकोटीन पाया जाता है? कोई बताएंगे मुझे? नहीं सर, वो अल्कोहल को शराब में पाया जाता है। हाँ, अल्कोहल में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करने वाले में निकोटीन को हजम करने की ज्यादा क्षमता होती है, तो वहां पे, है ना, हजम करने की ज्यादा क्षमता होती है। निकोटीन के उत्तेजक प्रभाव के साथ जो शराब है, उस शराब के अवसादकारी प्रभावों का प्रतिकार करने के लिए तंबाकू का उपयोग करते हैं, उसका प्रतिकार करने के लिए, उसको रोकने के लिए, है ना, ऐसा काम करते हैं। मेथाडोन, क्या आप जानते हैं मेथाडोन? मेथाडोन एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं तो ये भी एक पदार्थ ही है मेथाडोन। बेसिकली मेथाडोन कभी कभी आपने सुना होगा, एक जो है ओपियोइड एक दवा आती है। कौन सी दवा आती है? ओपियोइड एक दवा आती है। तो मेथाडोन एक ओपियोइड दवा है जिसका उपयोग बेसिकली हम यूज करते हैं गंभीर दर्द या ओपियोइड की लत के इलाज के लिए करते हैं। जब गंभीर दर्द का इलाज करने के लिए मेथाडोन का उपयोग किया जाता है तो यह एक टैबलेट और मौखिक समाधान के रूप में यह उपलब्ध करा दिया जाता है मेथाडोन, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और यहां सही जवाब ऑप्शन पहला जाएगा, यानी 1 और 2 करेक्ट ऑप्शन है, ड्रग अफीम से निकलती है। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षण व्यवस्था का प्रयोग किस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए किया जाता है? तो बताइए, प्रतिरक्षण जो व्यवस्था है उसका आप अगर उपयोग कर रहे हो, आपराधिक प्रवृत्तियों को दूर करने के प्रयास कर रहे हो, उस पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हो, तो वहां पे तो बाल अपराध को भी अंकुश लगाओगे, स्त्रियों से लगाओ, स्त्रियों से संबंधित होगा तो भी, अनैतिक व्यापार से भी। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल कहता है, सामाजिक प्रतिरक्षण के द्वारा समाज में किससे रक्षा की जाती है? अपराध से करोगे या विचलन से करोगे? बिल्कुल दोनों से करोगे। यहाँ पर ए और बी दोनों करेक्ट हो गए। आधुनिक युग में श्रमिकों के संदर्भ में किस प्रकार की सुरक्षा की जाती है? आधुनिक युग यानी आज के समय में श्रमिकों के संदर्भ में किस प्रकार का आप सुरक्षा देंगे? तो कर्मचारी के नियोजन और कार्यों की बढ़ती भागीदारी को, यानी आपका दोनों, यानी सी आपका सही जाएगा। फिर कहता है कि व्यक्ति के जीवन में निम्न में से कौन सी आकस्मिकता आती है? अच्छा जी, आकस्मिकता सभी में आती है, बिल्कुल। वृद्धावस्था भी है, बीमारी भी है, बेरोजगारी भी है, यानी डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सामाजिक सुरक्षा का आधारभूत एलिमेंट कौन सा है, यानी तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए, आधारभूत तत्व सामाजिक सुरक्षा का,
जीवन की आकस्मिकताओं के प्रति राज्य द्वारा प्रदान की गई सहायता सामाजिक सुरक्षा का पार्ट होगा। जी सामाजिक सर। सुरक्षा तब प्रदान की जाएगी जब व्यक्ति की अर्जन संभावना समाप्त हो जाती है, ये भी होगी। हाँ सर। अधिकांश सामाजिक Yes, सुरक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था कानून बनाकर की जाती है, ये भी बात सही है। और उपरोक्त सभी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सुरक्षा की विशेषता है? तीनों तो उपरोक्त सभी। सभी है। मानवीय अधिकार की विशेषता भी सामाजिक सुरक्षा देता है, राज्य की उत्तरदायित्व भी है, विशिष्ट आकस्मिकता भी है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन आपका सारे के सारे करेक्ट जवाब हो जाएंगे सामाजिक प्रतिरक्षा के संबंध में। अगला सवाल हमारे सामने कह रहा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो है संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 26वें तथा 34वें सम्मेलन हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था? फिलाडेल्फिया में था क्या सर? बिल्कुल, फिलाडेल्फिया में हुआ था। फिलाडेल्फिया इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो पहला करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में 26वें और 34वें सम्मेलन में सामाजिक सुरक्षा को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व जो है निर्धारित किए गए थे? उपरोक्त सभी से। उपरोक्त सभी जो है निरोधात्मक या उपचारात्मक चिकित्सा बोल लीजिए, संविधान द्वारा व्यवस्था भी, प्रशासन भी, इसलिए आप कहेंगे यहाँ पे सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है? कह रहा है आपसे कि नियोजकों के लिए अनिवार्य ऐच्छिक यानी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ऐच्छिक का मतलब सकारात्मक भी बोल सकते हो आप। तो ऐच्छिक सामाजिक सुरक्षा का व्यवस्था का अनुभव कैसा रहा है? सामान्य रहा है, ये सभी। बहुत अच्छा रहा है, अच्छा नहीं है, ये सभी है। नहीं, यहाँ अगर हम बात करें आप लोगों से तो जो इसका सही जवाब जाएगा वह होगा आपका अच्छा नहीं है। ऐच्छिक सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था का अनुभव नियोजक के लिए कैसा है? नियोजक का मतलब समझ रहे हो? नियोजक का मतलब क्या होता है बताइए? नियोजक का मतलब क्या है? नियोजक का तात्पर्य कार्य को प्लानिंग करते हैं जो। वो तो प्लानिंग होता जिसके है। लिए किया गया है वो सर, जिसके लिए प्लानिंग किया गया है वो, यानी वो प्रार्थी या जो क्लाइंट। सर जैसे एक सेवार्थी बोल सकते हैं क्या? नियोजक को सर जिसके लिए सामाजिक सुरक्षा की गई है ना वो होगा नियोजक, जिसके लिए की गई है। बिल्कुल, देखिए तैनात करने वाला है ना नियोजक, है कि नहीं? वह जो दूसरों को किसी काम पर लगाता हो, नियोजित करने वाला, किसी क्रिया को करने वाला, करता एक प्रकार से। तो अनुभव जो कर रहा है वो सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था को, पॉजिटिव सामाजिक सुरक्षा का व्यवस्था को, तो अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता तो इतना भ्रष्टाचार कहाँ होता बताओ? वैकेंसियां निकलती, सामान्य तरीके से भर्ती हो जाती, इतने रेपिस्ट नहीं होते, है ना? तो एक नियोजक के परिप्रेक्ष्य में अगर आप सोच रहे हैं वहां पे, या एक आप भारत के नागरिक के परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं, तो ऐच्छिक सामाजिक सुरक्षा कहाँ है? नहीं है, तो अच्छा नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर तो विचार आधारित है। अगर कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं, सामान्य भाई कह सकते हो, लेकिन तर्क अगर आपको आना चाहिए, तर्क देना चाहिए बस इस सवाल में, है ना? तो तर्क पर तो टोटली बेस्ड है। ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। सामाजिक सुरक्षा के दर्शन में किस तत्व को शामिल किया जाता है? सामाजिक सुरक्षा है और उसके अंतर्गत कौन सा एलिमेंट आप इसके अंतर्गत रखना उचित समझते हैं? तो मैं आपसे कहूंगा कि समन्वित एवं व्यापक को भी रखिए, कार्यान्वयन को भी रखिए, वित्त प्रबंधन को भी रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आगे सवाल देखिए, कह रहा है कि पारंपरिक, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है पारंपरिक अवधारणा के बारे में, भाई ट्रेडिशनल अवधारणा के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा जो है सीमित थी। क्या थी? सीमित थी। सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा किसके अकॉर्डिंग? जो ट्रेडिशनल अवधारणा थी, जो पुरानी अवधारणा थी उसके अनुसार, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो सही जवाब यहाँ पे अगर बात करें उसकी रक्षा तक, उसकी रक्षा तक। तो पारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा रक्षा तक सीमित है। कहां तक सीमित है? रक्षा तक।
क्वेश्चन नंबर 12, देखिए बड़ा सवाल सरल है। देखभाल और आवश्यकता के संदर्भ में भारत सरकार ने किस दशक में ठोस उपाय करने का प्रारंभ किया था? दशक पूछा है ना ये तो 1980 का दशक। 80 के 19, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है 80। आपको बता दूं जब 1974 में बाल नीति घोषित हुई थी तो उस नीति में ना किस बात की घोषणा की गई थी? सर बच्चे राष्ट्र की संपत्ति है। बिल्कुल सही जवाब, बच्चे राष्ट्र की संपत्ति है। ये आप ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या है, राष्ट्र की संपत्ति है ना, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों को लेकर काफी ज्यादा जिक्र किया गया था इसमें, है ना। और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का प्रारूप बताया गया है। एक 1989। हाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का प्रारूप किस वर्ष जो है अनुसमर्थन किया गया? अनुसमर्थन किया गया 1992। हाँ 1992। हाँ सर 1992। 1992। देखो आप लोगों ने पढ़ लिया है, जरा बताइएगा। महिला एवं बालिका अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम आपने सुन, मैंने 1956 हाँ 56 इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बाल अपराध मूलतः किस प्रकार का विघटन की देन होगी? पारिवारिक विघटन और सामुदायिक दोनों, यानी बी, सी आपका। संघर्षरत किशोर व्यवस्था का वर्णन किस विद्वान ने किया था? संघर्षरत जो किशोर है उनके बारे में किसने? बिल्कुल, यहाँ अगर हम बात करें स्टीफन जो है स्कैपर ने और रिचर्ड डी खुडपेनी ने। ऑप्शन आपका सी सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। किस विद्वान का कथन है कि एक बालक उस समय अपराधी माना जाता है जब उसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां गंभीर हो जाती है? रिचर्ड डी खुडपेनी सर। सिरिल ने, सिरिल। हवार्ड बेकर ने किशोर विचलन के कितने चरण बताए या कितने कारण बताए थे हवार्ड बेकर महोदय? 4। नाम क्या है? एक तो मनोवैज्ञानिक, जहां इन्होंने व्यक्तिगत बाल अपराध रखा है ना, व्यक्तिगत बाल अपराध रखा। अनुचित पारिवारिक अंतःक्रिया के कारण समस्याएं आती, इसलिए इन्होंने पहला बताया, इसको कहा व्यक्तिगत। दूसरा समूह बाल अपराध, दूसरा क्या बोला? समूह बाल अपराध, जहां दूसरों की संगति के कारण यहां विचलन की समस्या है, दूसरों के कारण समूह है। तीसरा संगठित बाल अपराध, है ना, कोहिन द्वारा दिया। संगठित बाल अपराध जानते हो किसने दिया था? कोहन ने दिया था। किसने दिया था? कोहन। हाँ, याद है। संगठित बाल अपराध किसने दिया था? कोहन ने दिया था। हाँ, याद रखिएगा। तो कोहन ने कहा भाई कि अपराध का उल्लेख औपचारिक रूप से संगठित के माध्यम से होता है, औपचारिक रूप से संगठित के माध्यम से होता है। और एक और है परिस्थिति वंश बाल अपराध, जहां अपराध प्रवृत्तिगत ना होकर आवश्यकतागत हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? परिस्थिति वश बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जी सर। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक लास्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21, 22 दोनों देख लीजिएगा। 21 कहता है किशोर न्याय बाल सुरक्षा एवं देखभाल अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? 2015। देखो लागू वाली बात होती है पहले, है ना, लागू बाद में होता है। पहले तो पारित होता है 2014। हाँ ये बात सही बोला आपने। तो पहले पारित सोचा करो, और उसके बाद भी अगर आपको सोचना है तो पहले लोकसभा सोचो फिर राज्यसभा सोचो, है ना। पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, फिर उसके बाद देखिए यौन अपराध बाल सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 2012। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग, ठीक है। कल बातचीत करेंगे सोशियोलॉजी के कुछ प्रश्न पत्रों पर,
मंडे को जो चीजें आपकी छूटी है उन चीजों को फिर मैं कवर करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो हाँ, अभी कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो प्लीज। सर ये लिंक वगैरह भेज दिया आपको ग्रुप पे सर जी, क्योंकि मैं देख नहीं पाता सर दोपहर में। सर जी मैं दोपहर में लिंक भेजता हूँ, है ना, गया होगा देखना, कभी कभार में होता नहीं जाता होगा, लेकिन भेजता रहता हूँ बराबर लिंक, ठीक है, भेज दूंगा लिंक, ठीक है। और भी कोई डाउट बताइए? नहीं डाउट? चलो फिर तो बड़े तेज हो गए हो आप लोग, अच्छी बात है। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे शाम को 7 बजे। 7 बजे वाली क्लास में आज मैं आपराधिक न्याय प्रणाली पर बात करूंगा, और फिर उसके बाद जो है जेल कारावास, जेल को कारावास कहते हैं, कारावास अधिनियम की बात करूंगा। आज लिंक मिलेगा सब लोगों को, ठीक है, तो ज्वाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है। और 8:30 बजे ये चलेगा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की, आज अंतिम बिंदु है, अंतिम बात है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आज आपकी फिनिश हो जाएगी। मैंने देखा है अड्डा 24/7, एक बच्चे ने आज मुझे कॉल किया था भी, अड्डा 27 जो है 24/7 आई थिंक, निधि मैडम, हाँ, तो वो भी करवा रही हैं। एक बच्चे ने कॉल किया था, उन्होंने मेरे से नोट्स लिए हैं, उनके नोट्स नहीं लिए हैं, है ना, अड्डा 24/7 का। तो वो तो एक दिन में उसने करवाया था केस वर्क, तो उसकी डेफिनेशन करवा दी, वो नहीं, आज मुझे आज पूरी इंफॉर्मेशन मैंने लिया है अड्डा 24/7 के, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, जिस हिसाब से मैं आप लोगों की क्लासेस ले रहा हूँ, है ना, डेली 1-1 घंटे क्लासेस, थ्योरिकल भी बात कर रहा हूँ, हर चीजें बात कर रहा हूँ, उनका जो है ना, कोई बता रहे थे कि उनमें भी बात हुई कि भाई जैसे अगर कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं, अगर कोई अगर लिया तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप उनमें देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि वो किसी क्वेश्चन को उठा रहे हैं, उसके आधार पर टॉपिक को कवर कर रहे हैं उसमें, और उनके नोट्स जो है सीमित है, उनके नोट्स, है ना। हालांकि अच्छी मैडम है, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाती हैं अच्छी, ठीक है, बढ़िया है भाई, ऐसा नहीं मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, पता चले कि आप लोग सोचो कि सर देखो उनकी बुराई कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहा हूँ, है ना, बट सर तो ये कर रहा हूँ कि सफिशिएंट जो पर्याप्त कंटेंट है वहां से उनको नहीं मिल पाया है, क्योंकि उन्होंने मेरे से लिया है। तो आज मैंने देखा उनका चैनल, अच्छा भाई ये भी चला रहे हैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर की वैकेंसी का, मैडम ने लिया है? नहीं, मैडम ने नहीं लिया है, किसी बच्चे ने लिया है मेरे से। वो मैडम ना सर एक्चुअली उसका सब्जेक्ट ही सोशियोलॉजी है, तो उसे सोशल वर्क के बारे में इतना नहीं पता। हो सकता है, मे भी हो सकता है, हो सकता है, कर रही है कोई बात नहीं, हो सकता है, बट जो भी है बढ़िया है, ऐसी बात नहीं। मैंने उनसे भी कहा भाई आप पढ़ो बढ़िया से, अच्छे से मेहनत से पढ़ो, है ना, 10 जगह पैसे लगाने से कोई फायदा नहीं है ना, इधर भी पढ़ो उधर भी पढ़ो, अच्छा पढ़ा रही है मैडम, है ना, पढ़ो। फिर मैंने लिंक मंगवाया उसी बच्चे से, व्हाट्सएप पे लिंक किया है, शेयर किया है मेरे को, मैंने कहा चलो अभी टाइम हो गया तो मैं देखूंगा फ्री होके, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, आप लोगों को उस हिसाब से बढ़िया है, कंटेंट आपको सारे मिलेंगे, आप निश्चिंत रहो, सारी चीजें करवाई जाएंगी, कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपको छोड़ा जाएगा, सारी की सारी चीजें करवाई जाएंगी, और पूरी कोशिश करूंगा। आप तो मुझे पता चल गया भाई कि कंपटीशन में भी एक बंदा है ना, तब तो और बेटर करूंगा आप, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। सर इस क्लास को वीडियो भी भेज देना। हाँ बिल्कुल भेजता हूँ अभी, ठीक है, चलिए।